हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दी चाणक्य डायलॉग मेजर गौरव आर्या जी की लेटेस्ट वीडियो पे। सो लेट्स गेट 3, 2, 1 गो। ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? बिलावल भुट्टो 2-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। इनके पास है कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है। जरदारी के पास पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है, अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, भाड़े की वो दे हैव अ फोक्ड टंग। जैसे फोर्क होता है ना, इसके 2 ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है। इसके जबान के 2 हिस्से हैं इनके। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसका एक सनसनीखेज बयान आया है, विच इज एक्चुअली नॉट सो सनसनीखेज, बट मैं बताऊंगा। ये प्याज की तरह है बयान। प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह ये बयान है। इसमें परत है और उसके अंदर परत है और फिर उसके अंदर परत है। और अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं, डिफॉल्ट कर चुका। अच्छा, ये बात सबको पता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डज नॉट हैव द डॉलर्स टू कवर इट्स इंपोर्ट्स। अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास 2 हफ्ते का, हमारे पास 3, इनके पास कख नहीं है, ठीक है। ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको, इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आईएमएफ ने अभी उसको और आगे और आगे और आगे और आगे लोन को आईएमएफ ने मना नहीं करा। और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको आईएमएफ से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट आईएमएफ हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने जहनों में शक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा देंगे। वो तो है ही, खून के आंसू रुलवा के, क्योंकि यही दैट इज व्हाट आईएमएफ वांट्स। आईएमएफ कह रहा है यार तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा। अब आईएमएफ चूना और जब आईएमएफ पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती है। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान किसी भी मुसलमान, असी मुसलमान, ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार, दूर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोल दिया, तुर्की ने भी, सबने हाथ जोड़ लिया इनसे कि यार इस्लाम के नाम पे तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो बकवास करी है, अब हमसे मत करो, क्योंकि तुम बहुत फ्रॉड कर चुके हैं हमारे साथ। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला पहले आईएमएफ से बात करो, वो पैसा देगा तब हम पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? 2 दिन पहले का बयान है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज यह कहती है कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यह ख्वाजा आसिफ है कौन? ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि नवाज शरीफ का खास सगा है। और ख्वाजा आसिफ को ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें बेचारा इसकी कदर एक कोई छोटे मोटे क्लर्क से ज्यादा नहीं है इसकी कदर। क्यों? हिंदुस्तान में तो कई लोगों को यह नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का करता क्या है? वहां पे तो आर्मी चीफ करता है, सब बैठा रहता है वहां पे, आर्मी चीफ करता है, और नंबर 2 उनका जॉइंट चीफ है, वो करेगा। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है डिफेंस से, बट ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हर एक मुल्क का होता है। ख्वाजा आसिफ को बोल दिया कि भाई तू बन जा, वो बन गया, ठीक है। तो गाड़ियां मिल गई उसको 10, 15, 20 आगे पीछे चलने वाली, उसको ये मिल गया, वो मिल गया। लेकिन इसके अलावा देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली विद ख्वाजा आसिफ। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वही बयान दे रहा है जो लंदन से बैठ के उसका मालिक नवाज शरीफ उसको बोल रहा है। दोनों भाइयों में हल्की सी दरार पड़ चुकी है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट। और मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस सही है मेरा, क्योंकि उसकी बेटी भी यही कह रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की बेटी ने बोला 48 घंटे के बाद अचानक इसका बयान आता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है पावर में, जो देश का
डिफेंस मिनिस्टर है, जो सरकार का हिस्सा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो ऐसी बात क्यों कहेगा? वो ऐसी बात क्यों कहेगा? देश के फाइनेंस मिनिस्टर तो ने ये नहीं बोला, इशाक डर ने तो अभी तक ही नहीं बोला। मामला तो उसका है ना, इशाक डर का बोलने का। अगर किसी को बोलना चाहिए तो इशाक डर को बोलना चाहिए। इशाक डर बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है क्यों? कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के बीच में दरार है, और कहीं ना कहीं नून लीग में दरार है, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर ही अंदर कोई उसको खोखला कर रहा है। मैं आपका यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन ये जो अपने बेनिफैक्टर के साथ गद्दारी करना, ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। नवाज शरीफ ने फौज के साथ गद्दारी करी। नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला फौज था। पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करा। ठीक है, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ पैदा करे। ये सब जितने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, ये जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं। ठीक है, सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है, और ये इन्होंने सब ने पाकिस्तानी फौज को धोखा दिया है। सब के सब ने ये मीर जाफरों का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल। ये आज की तारीख में, ठीक है, इमरान खान जनरल बाजवा को गाली दे रहा है। इमरान खान से कोई पूछे कि भाई तेरे पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी नहीं, तुझे प्रधानमंत्री बनाया किसने? पूछे कोई इससे, तुझे बनाया किसने प्रधानमंत्री? तू किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना? राइट? पूछो उससे। ये बोल नहीं पाएंगे। ये कहेगा लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, फलाना ढिमका, कख नहीं था। बात यह है कि जनरल बाजवा का फोन गया और ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया। टोटल कहानी ये है। अब ये जो गद्दारी वाला सिलसिला जो चलता है ना पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, ये अपने के सगे नहीं है। यही चीज अब इनके नून लीग के अंदर हो रही है। ये चाहता मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे भी मुल्क का, टूटे फूटे मुल्क का, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े भैया की जड़ें काटने में ये लगा हुआ है। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है, सब आपस में ही है। और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूं, यही गाना इनने गाना है। असल बात यह है कि इनकी नीयत खराब है। यह बात सच है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो भैया बुरा लगता रहे, सच यही है। सच झेलने का मादा रखो अपने अंदर। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान कॉल्स फॉर अफगानिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग टू काउंटर टेररिज्म एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। ये बिलावल भुट्टो पहुंच गया म्यूनिक। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स, बड़े मशहूर सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो गया क्यों यहां पे? ये किसको क्या देने गया है वहां पे, मुझे नहीं समझ में आता। इनका आसिम मुनीर है जनरल, ये जाता है यूके, हफ्ता भर रहकर आता है, 5-6 दिन, राइट। फिर बिलावल भुट्टो 2-2, 3-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है। ये इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ये लाखों डॉलर खर्च करके, ये जो भाई है ये वहां पे जाता है और ये सब करता है, पकड़ के आते हैं। ठीक है। अब वहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फिर ये मांगने के लिए शुरू हो गया मामला इसका कि अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो। पहले इसने बोला कि वहां के लोग, ठंड है, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, वहां के लोगों का ये हो जाएगा, इसलिए पैसे दो। ठीक है। पहले ये लोग ये बोलते थे, शहबाज की सरकार। अब इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया कि वहां से टेररिज्म आ रहा है, इसलिए वहां पे हेल्प करो। टेररिज्म तो तुम्हारे यहां से भी आ रहा है भाई, तुम्हारी भी हेल्प कर दें। ये सब कुछ नहीं है, ये मांगने के लिए गया है वहां पे। बस ये है कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास, तो अपने बाप के पैसे से ऐश करता है ये। सरकारी खर्चे पे गया, वहां पे रहा, 5 स्टार होटल में इसने स्वीट बुक करवाया, अय्याशी करेगा 1 हफ्ता, और पाकिस्तान की झोली में आएगा 0। ठीक है। ये बिलावल बार बार क्यों जाता है बाहर? मैं आपको बताता हूं क्यों जाता है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए नहीं जाता। इसका नाना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली, इसकी मां प्रधानमंत्री थी, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये तैयारी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की। ये जो तैयारी कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसीलिए सरकारी खर्चे पे, कपड़े अपने बाप के पैसे, घड़ी अपने बाप के पैसे से, और सरकारी खर्चे से बाहर जाओ, बाहर लोगों से मिलो, अपना सब कुछ वहां पे करो, अमेरिकनों के साथ बैठ के ऐश करो, वहां पे शेखों के साथ बैठो,
इधर बैठो उधर बैठो, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में ये अफगानिस्तान का गाना गाने पहुंच गया है। वहां पे सीरियस डिस्कशन होते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में सीरियस डिस्कशंस होते हैं। ही इज द ओनली नॉन सीरियस पर्सन। ये डावोस गया, डावोस से क्या करके आया है, इसने कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया डावोस में, आप ये बता दीजिए। इसको सिर्फ ये बोला कि सबसे वेल ड्रेस्ड फॉरेन लीडर था। ये तो इनका एजाज हासिल है, इनको चीजें हासिल है कि वेल ड्रेस्ड लीडर थे, ये इनकी औकात है। अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं लाए, कितने करोड़ों डॉलर इसने खर्च कर दिए अपने फॉरेन ट्रेवल्स पे। ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, और इससे बोलो तुम लाए क्या डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान के लिए क्या लाए, कख नहीं, जीरो, ठेंगा। ठीक है जी। अच्छा, हामिद मीर हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट और बड़े नामी ग्रामी। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट्स। Pakistan has become the most dangerous country in the world for journalists, said senior Pakistani journalist Hamid Mir on Friday, and added that the state machinery had failed to protect scribes for raising facts and highlighting public issues. The government does not want factual news but wants news only in its favor in the media. अच्छा, हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी छाती में, तो हामिद मीर साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कुछ कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, को पाकिस्तान में जितने मुंह जितनी बातें, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस बंदे ने गोलियां खाई हैं छाती पे अपनी, हामिद मीर ने। तो ये बात तो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी कि अगर इसको गोलियां पड़ी हैं आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सच बोलता है, सच्चाई है। वो असद तूर था, क्या नाम था एक पाकिस्तानी, वो लड़का सा था यूट्यूबर, उसको भी मार के उसका हाथ तोड़ दिया, और मतीउल्ला जान को भी ये लोग उठा के ले गए, और काफी लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने, स्क्राइब्स को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको टॉर्चर करा। अच्छा, पाकिस्तानी तालिबान ने यह बोला है कि हम और अटैक करेंगे। वेरी गुड, ये तो है ही टेररिस्ट ना, इनका तो काम ही यही है, हम और अटैक करेंगे। अच्छा, लास्ट मंथ एक मिनट इंडिया में ये होता है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे, है ना, हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, मिलियनियर बनेंगे, बिलियनियर बनेंगे, और पाकिस्तान के अंदर होता है कि हम टेररिस्ट बनेंगे, बड़े होकर टेररिस्ट बनेंगे। 80 officers were killed when a suicide bomber detonated an explosive vest. ये जो पेशावर वाला वाकया हुआ था। The policemen should stay away from our war with the slave army, otherwise the attacks on the safe havens of top police officers will continue, Tehreek-e-Taliban Pakistan said on Saturday in an English language statement. ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं, गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं? एक ही तो है, टीटीपी वाले। गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं? ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है। अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। इसीलिए याद है मैंने कल आपको क्या बोला था वीडियो पे? कल मैंने आपको ये बोला था वीडियो पे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये जो चल रहा है मामला, पुलिस हेडक्वार्टर के जो अटैक का मामला है, ये सिर्फ ट्रेलर है। असली इनका ये 5 कोर पे अटैक करेंगे, 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब इसमें तो आपका भी हाथ है। ये लोग ऐसी फालतू की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉजिकल टारगेट उनका वही है। कह रहे हैं स्लेव आर्मी, साफ कह रहे हैं ये आज नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद ये करेंगे पक्का। ये आर्मी के ऊपर ही अटैक करेंगे, और बड़े शहर पे, हो सकता है लाहौर पे, हो सकता है इस्लामाबाद, हो सकता है कराची, हो सकता है हैदराबाद, सिंध, कहीं पर भी करें, लेकिन दे विल अटैक एन आर्मी लोकेशन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, कह रहा है कि टेररिस्ट हैव नो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मोरल्स। देखिए, एक तो आसिम मुनीर साहब अच्छा नहीं लगता, आप बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा आप झूठ बोलते हैं, लेकिन सर झूठ मत बोलिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है? वो तो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। वो कह रहे हैं फ्रॉड है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान में चोरी करके जो पकड़ा हुआ उसके हाथ कटने चाहिए, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के आईन को फाड़ दो और यहां पे शरिया नाफिज करो। वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। ये भाई साहब आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कोई रिलीजन से लेना देना, इनका पूरी तरीके से सिर्फ रिलीजन से लेना देना है। अब वो सही है कि गलत है,
वो रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो कोई जो इस्लाम का जानकार है वही बता सकता है। मेजर गौरव वारिया को इतनी नॉलेज है नहीं कि मैं बता दूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी किसी पाकिस्तानी ने लिखा था, मैं नाम भूल गया उनका यार, मैंने ट्वीट देखा था उनका बड़ा मजेदार। उन्होंने बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। तो अल्लाह किसकी साइड में, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। तो ये आपस में कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम बेहतर मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में इसी चीज की है कि कौन बेहतर मुसलमान है और कौन नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बड़े बड़े लोग जो हैं आज पाकिस्तान में, ठीक है, बड़े बड़े लोग, उन्होंने पूरी जान लगा दी है टीटीपी को रीसेटल करने में। मैं आपको बताता हूं, ये भी प्याज वाला मामला है बड़ा। किसी दिन बैठ के इत्मीनान से दोस्तों आपसे बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो कहते हैं ना इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, भैया इंडिया ने तो उनको नहीं सेटल करा था पाकिस्तान के अंदर, ये तो इमरान खान। और अब शिरीन मजारी ये कह रही है कि बाजवा ने कराया। ये भी एक खेल है। शिरीन मजारी ने यह बोला है कि बाजवा चाहता था उनको सेटल करो पाकिस्तान के अंदर, आर्मी चीफ बाजवा चाहता था। बात यह है कि उस जमाने में जब इस सेटलमेंट की बात हुई थी, बाजवा और इमरान खान सेम पेज पे थे और उन्होंने बोला कि साहब इनको अंदर सेटल करते हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। वो तो बाद में जब बाजवा ने इमरान खान को खड़काना शुरू करा, तब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू करी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही लाए हैं। और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये इतनी खतरनाक तंजीम है और इतनी बुरी तंजीम है ना, ये इतने बुरे लोग हैं। इन लोगों ने पेशावर में बच्चे मारे थे। अब आप ये लगा लीजिए कि एक तो ठीक है आपने किसी मस्जिद में ब्लास्ट करी है कहीं पे, वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट इंसानियत। लेकिन जो इंसान बच्चों को मार देना, स्कूल के बच्चों, उससे बड़ा दरिंदा तो हो ही नहीं सकता। मेरी डिक्शनरी में उससे बड़ा दरिंदा हो ही नहीं सकता। उन दरिंदों को ये लोग कह रहे हैं कि इनको सेटल कर देंगे और इनको यहां पे लाओ और इनको पैसे दो और इनको रिट्रेन करो, डीरेडिकलाइज करो। ये इनका मामला है। अब आप समझ लीजिए ये लोग क्या खिचड़ी पक रही है। देश का प्रधानमंत्री और देश का आर्मी चीफ दोनों कह रहे हैं कि इनको सेटल करो, आतंकवादियों को। अरे भाई, आप तो ये कहते हो अभी तक कि भारत इनको पैसे दे रहा है, आप तो ये कहते हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरा का पूरा अक्रॉस द बॉर्डर से इनकी फंडिंग आती है, आप तो ये कहते हो कि ये सब बड़ा इनको ट्रेनिंग श्रेनिंग ये सब इंडिया करता है जी, इंडिया करता है। अगर इंडिया करता है और ये इंडिया के एजेंट हैं तो आप उनको मारते क्यों नहीं हो? उनको दामाद बना के क्यों घर पे बैठा रखा है? ये तो बताओ पहले मुझे। यही तो बताओ कि भाई अगर इंडिया सब कुछ कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो तुम्हारे दामाद लगते हैं वो, तुमने क्यों बैठा रखा उनको वहां पे? मारो उनको जान से, भगाओ वहां से, न्यूट्रलाइज करो उनको। ये बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोक्ड टंग। जैसे फोर्क होता है ना, इसके दो ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है। इसके जबान है, जबान के दो हिस्से हैं इनके। एक हिस्से से कुछ बात करेंगे, एक हिस्से से कुछ बात करेंगे। एक ही मुंह से इनकी दो बातें निकलती हैं एक टाइम पे, और एक दूसरे के बिल्कुल बरखिलाफ बातें। ठीक है, इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है और उनको सेटल भी करना है। इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हारे दुश्मन है, मारो उनको। इट्स सिंपल, लॉजिकल बात है, खत्म करो उनको, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी क्यों ना हो, है तो तुम्हारे गद्दार, खत्म करो उनको। अच्छा दोस्तों, और खबर आई है, जयशंकर साहब ने जॉर्ज सोरोस को कर दिया जलील। बोला कि ओल्ड रिच एंड डेंजरस। जॉर्ज सोरोस को ना, मुझे ऐसा, देखिए बात यह है कि मैंने फिर बोला था, मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके पीछे पड़ जाओ। जॉर्ज सोरोस को कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्शन के नाम पे लोग इन सब का गलत फायदा उठाते हैं। मैं तो इंडियन स्टेट से कहूंगा इसके पीछे पड़ जाओ जॉर्ज सोरोस। इसके पास ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं है। मैं ऑन अ सीरियस नोट, कितना है, 6.7 बिलियन क्या होते हैं इसके पास? ऐसे कोई खास पैसे भी नहीं है अगर आप देखें तो, मतलब मुझसे ज्यादा ही हैं, आपसे ज्यादा ही हैं। लेकिन अगर आप अरबपतियों की लिस्ट में देखें तो ही इज नॉट वेरी रिच। डेंजरस है, ये डेंजरस है। और जॉर्ज सोरोस 92 साल या 93 साल ऐसी कुछ है ये, तो अब इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची। ठीक है, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जॉर्ज सोरोस जो है ना, ये एक मानसिकता है, इसकी जगह एक और पैदा होगा। और जो भी भारत के खिलाफ बोलता है ना, यू मस्ट डेवलप द कैपेबिलिटी टू हिट बैक, और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी, इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। जब पैसा आता है तो फिर अपने आप चीजें सेट हो जाती हैं। इस आदमी को सेट करना बहुत जरूरी है, इस मानसिकता को सेट करना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड जो उसने शुरू करी है, और विथ इंप्यूनिटी कभी भी जाके कुछ भी कर देता है आदमी, और इसको कोई चेक करने वाला नहीं है।
मैं तो डॉक्टर जयशंकर साहब से यही बोलूंगा कि सर आप बात करिए मोदी जी से और इसके पीछे छोड़ दीजिए ज़रा 2-4 नेवले। ये अपने आप लाइन में आ जाएगा बुड्ढा, मैं आपको बता रहा हूँ। नेवले छोड़ दो, आपको पता है व्हाट आई मीन बाय नेवला। नेवले छोड़ दीजिए इसके पीछे। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं मिमियाता हुआ बैठ जाएगा, जोत्सरोस सांप सूंघ जाएगा इसको। इसके खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट्स से 2 खबरें हैं। यूएस का कहना है कि रशिया कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूक्रेन, and I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. अच्छा जी, वेरी गुड। ये कहा है कमला हैरिस ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो मैंने बोला था बिलावल भी गया था। बिलावल पता नहीं क्यों गया था वहां पे, लेकिन कमला हैरिस गई और उन्होंने बोला कि आपने वॉर क्राइम्स करें। देखो यार, मैं आपको बताता हूं, रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, नहीं करना चाहिए था। आई डोंट बिलीव, रशिया के जो भी रीजंस हुए होंगे इन टुडेज डे एंड वर्ल्ड, मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि इट्स नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये लड़ाई वड़ाई से कुछ ना कभी सॉल्व नहीं हुआ ऐसे, और 1 साल से चलती चली आ रही है। तो फिर क्या फायदा हो गया इसका? इसका क्या फायदा हो जाएगा, है ना? कि आपने इसको अटैक कर दिया और अभी तक हजारों लोग मर गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट, एंड आई डोंट मीन दिस अगेंस्ट the people of the United States of America. I don't say this statement of mine against the people of the United States of America. I say it against the various governments of the United States of America. 9/11 was a shocking incident. Perhaps the largest terror attack in the history of this planet. 3,000 लोग खत्म हो गए यार, ठीक है? जो 19 हाईजैकर्स थे ना, उनमें से 15 सऊदी थे। 15 सऊदी थे। और ओसामा बिन लादेन कहां का रहने वाला था? उसका बाप तो यमन से आया था, राइट? पर बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया में। इन्होंने मक्का मदीना पूरा बनाया। सऊदी अरेबिया का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें से अ लॉट ऑफ दीज बिल्डिंग्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस। ओसामा बिन लादेन का तो पैसा वहां से आया, बिन लादेन कंस्ट्रक्शन से। आज भी वो कंपनी है, राइट? तो मैं ये पूछना चाहता हूं अमेरिका से कि जब पूरा वो अटैक एक सऊदी सिटीजन ने प्लान करा, राइट? ओसामा बिन लादेन ने प्लान करा और 19 में से 15 सऊदी थे, तो भाई साहब आपने इराक को क्यों ठोक दिया? मुझे अभी तक ये समझ भी नहीं आया। इराक का क्या लेने देना? कोई ये तो बताए कि साहब इराक ने ये गलती करी इसलिए हमने इराक को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को हमने घर से निकाल दिया, हमने बच्चे मार दिए, हमने औरतें मार दी, हमने बुजुर्ग मार दिए, हमने पूरा मुल्क साफ कर दिया। ठीक है, अब गलती तो बता दीजिए, इराक की गलती क्या थी? ओसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में, आपने अफगानिस्तान को निपटा दिया यार। ये मतलब मुझे तो अभी तक लॉजिक ही समझ में नहीं आया। यू डिस्ट्रॉयड 2 कंट्रीज हु हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद 9/11। आप रशिया को बोल रहे हैं यार रशिया विलेन है, हिस्ट्री विल जज यू। इतनी लंबी चौड़ी क्यों फेंकते हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। खुद तो देख लो, you have started most of these wars in the world. United States of America has never been at peace after the Second World. 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, महायुद्ध। उसके बाद से आज तक कभी सेंट्रल अमेरिका में दखल अंदाजी, कभी कोरिया में दखल अंदाजी, कभी वियतनाम में दखल अंदाजी, कभी इराक में दखल अंदाजी, कभी अफगानिस्तान में इनका खत्म ही नहीं होता मामला, इनका खत्म ही नहीं होता। रशिया ने ठीक करा, गलत करा, ठीक है। मैं खुद नहीं चाहता कि लड़ाई हो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो। मैं खुद नहीं मानता कि रशिया ने ठीक करा। मैं खुद नहीं मानता कि रशिया ने ठीक करा यूक्रेन। जो भी रशिया के प्रोवोकेशंस रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, जितना भी रशिया को पोक करा हो, मैं मानता हूं रशिया को नहीं करना चाहिए था। लेकिन एज एन इंडियन मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे मुल्क ने कभी किसी दूसरे मुल्क को अटैक नहीं करा। यार तुम्हारे मुल्क में डेली किसी ना किसी को अटैक करते हो। वही बात है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप लोग किस मुंह से कह रहे हो यार? मैं अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रहा हूं, नॉट टू द अमेरिकन पीपल। आई एम सेइंग दिस टू द अमेरिकन गवर्नमेंट, एंड दिस इज this is not defensible. This position is not tenable जो आप लोगों की है। अमेरिका से एक और खबर आई है कि गनमैन है, ये ना अमेरिका में बहुत ज्यादा है, ये गनमैन किल 6 इंक्लूडिंग एक्स-वाइफ इन अ शूटिंग स्प्री इन रूरल मिसिसिपी टाउन। एक लोन गनमैन है, इसने 6 लोगों को मार दिया और अपनी एक्स-वाइफ थी, तो टेट काउंटी शेरिफ्स ऑफिस
ने बोला है कि 52-year-old था रिचर्ड डेल क्रम ऑफ आर्काबाल्टा मिसिसिपी। अच्छा, ये डाउन साउथ मिसिसिपी, ठीक है। तो इसने ये गया राइफल लेकर, और खैर एनीवे ये अमेरिका में बहुत होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल में, कन्वीनियंस स्टोर्स में, क्योंकि वहां पे एक्सेस टू वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं। और अभी मैं कुछ कहूँगा तो यहाँ पे काफ़ी लोग अमेरिकन भी देखते हैं हमारे, दे विल गेट वेरी अपसेट कि साहब सेकेंड अमेंडमेंट और वी स्वेयर बाय द सेकेंड। ये सिर्फ एक अमेंडमेंट है अमेरिका में जिसके लोगों ने टैटू बना रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये सेकेंड अमेंडमेंट कहती क्या है, ठीक है ना। सेकेंड अमेंडमेंट ये कहती है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकेंड अमेंडमेंट, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. This is the second amendment. और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि आपके पास ऐसा मिलिशिया होना चाहिए, आपके पास ऐसी प्राइवेट आर्मीज होनी चाहिए जो कि सरकार को कंट्रोल में रखें। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं अमेरिकन को, ये तब था यार, आज से 200-300 साल पहले तब का था। आज की तारीख में लोग कहते हैं होम डिफेंस के लिए मैंने ऑटोमेटिक वेपन ले लिया। और तुम्हारे घर को अटैक कौन कर रहा है यार? मुझे आज तक बात नहीं समझ में आई। मेरे घर में तो कोई हथियार नहीं है मेरे पास, मेरे घर को कौन अटैक कर रहा है? हु इज अटैकिंग मी? नोबडी इज अटैकिंग मी। आप तो इंडिया को कहते हो ना, आप इंडिया को कहते हो डेवलपिंग कंट्री। मेरे घर में तो कोई मुझे अटैक नहीं कर रहा, किसी और के घर में कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा। ये होम डिफेंस के लिए ऑटोमेटिक वेपन रखना, फिर देखो अब जब हथियार है तो इस्तेमाल भी होगा। और मुझे बड़ा बुरा लगता है, स्कूल में जाके 15 बच्चों को खत्म कर दिया, 20 बच्चों को खत्म कर दिया। क्यों यार? वाई? इन अमेरिका इट्स इजियर टू गेट अ गन लाइसेंस एंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। और हर एक, क्योंकि स्टेट का वो लॉज अलग हैं, हर एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन अलग हैं, तो अमेरिका में इट्स वेरी पॉसिबल। अभी कुछ स्टेट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर आर अ फ्यू स्टेट्स इन अमेरिका जहां पे आप एक वेपन आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे अमेजोन से आप मंगवाते हैं ना आटा, या अमेजोन से कोई किताब, मैं तो बड़ी शॉपिंग करता हूं किताब की अमेजोन से। आप अमेजोन से कुछ भी मंगवाते हैं, वहां पे मतलब यू कैन बाय गन्स इन वॉलमार्ट एवरीवेयर इन अमेरिका, बट देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन ऑर्डर गन्स ऑनलाइन। यार आपके घर में आपने ऑर्डर कर दी, AK-47 आ गई आपके घर में, वो पार्सल लेके आ जाएगा। जैसे यहां पे जोमेटो वाला छोले भटूरे लेकर आता है। यार दिस मस्ट स्टॉप, दिस मैडनेस मस्ट स्टॉप, दिस किलिंग ऑफ पीपल, अमेरिकन्स किलिंग अमेरिकन्स, दिस मस्ट स्टॉप। और वो नेशनल राइफल एसोसिएशन है जो कि बड़ा पावरफुल है और कोई उसको टच नहीं करना चाहता। और अब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है अमेरिका में। दिस हैपेंस विथ सिकनिंग रेगुलरिटी इन अमेरिका। जो हमारे NRI भाई बहन हैं, जो हमारे NRI दोस्त हैं US में, मैं चाहता हूं कि आप भी ज़रा कमेंट्स में थोड़ा सा लिखें कि आपके क्या व्यूज़ हैं। देखिए ये चीज़ मुझे इंपैक्ट नहीं करती, पर मुझे भी डर लगता है। माई एल्डर सिस्टर इज़ इन द US। या मेरी बड़ी दीदी जो हैं वो US में हैं, न्यूयॉर्क में। एंड दीदी इज़ ऑलवेज वेरी कंसर्न, शी इज सेइंग कि गन वायलेंस बहुत ज़्यादा US में। तो मेरी बात होती रहती है हर रोज़ दीदी से। दीदी ये कहती हैं कि गन वायलेंस इज़ वेरी फ्राइटनिंग इन द US, अदरवाइज फैंटास्टिक कंट्री, लवली कंट्री, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त। लेकिन दिस गन वायलेंस इज समथिंग दैट इज टेयरिंग अपार्ट द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आज कोई मेरे पास क्वेश्चंस है नहीं, क्वेश्चंस मैं आपके पास दोबारा कल लाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं कल के वीडियो से लूंगा, कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो से लूंगा, और फिर मैं आंसर करूंगा आपका मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेनी थैंक्स टू यू। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एक बार हो जाए, संडे है ठोक दीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो वीडियो हो गया ख़त्म, और इसमें मेजर साहब ने काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी। पाकिस्तान के बारे में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आपका धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।